1.2 को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम डिटेल्स में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि आपके एक प्रमेय दी हुई है किताब में, ये वाली प्रमेय की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये कंपटीशन में भी आती है और वैसे भी आती है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अबे कहना क्या चाहती है, देखो मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो भी चीज़ हम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे ना, वो हम पिछली क्लास, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे 10वीं क्लास में, वो सब चीज़ हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे थोड़े नाम अजीब से आ रहे हैं इन चीज़ों के, ठीक है, वही बात है। अच्छा देखो मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखो अद्वितीय होता है ना, इसका मतलब है ऐसा कोई दूसरा नहीं होता है। जैसे विष्णु भगवान एक है तो वो अद्वितीय है, क्योंकि वैसा कुछ नहीं है। सूर्य एक है तो सूर्य भी अद्वितीय है ना। दो तो दो ही होता है, तो दो का जैसे चार दो थोड़ी ना होता है, तो दो अद्वितीय है, ऐसी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अबे कहने का मतलब क्या कह रहा है, जैसे मैं भाज्य संख्या ले रहा हूँ, कोई भी भाज्य, जैसे कि मेरे पास है बेटा, जैसे मेरे पास में 6 है, ठीक है, 6 भाज्य संख्या है ना। अब मैं इसके गुणनखंड कर रहा हूँ बेटा, 3 कर रहा हूँ और ये 2 कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना, इस बात में दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ठीक है, अब बता बेटा, ये 6 है, 6 एक भाज्य संख्या है, 6 क्या है बेटा, एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को देखो मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणाओं के रूप में लिखा कि नहीं लिखा, बताओ। बिल्कुल सही बात है, 3 अभाज्य 2 भी अभाज्य, और इन गुणाओं के रूप में मैंने लिख दिया। अच्छा ठीक है, और बात करें तो भैया जैसे मान लो आपके पास में 12 है, ठीक है, 12 बेटा भाज्य है, क्योंकि 12 12 का तो जाता है, 1 का भी जाता है, पर इसके अलावा 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, ठीक है, 12 में। तो इस 12 की बात कर रहा हूँ मैं। इस बारे में आप क्या कर सकते हो, और दिमाग लगाओ। इस 12 को मैं टुकड़े कर रहा हूँ, 2 × 2 4 हो गए, और 4 3 के 12। अब मुझे बताओ बेटा, 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य है। तो मुझे ये बताओ, मैं 12 को जो है, 12 भाज्य संख्या है, इसको मैं अभाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे मैं इस 3 को उधर लिखूँ, चाहे इन 2 को मैं उधर लिखूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का मतलब यही है बेटा, ठीक है। इस प्रमेय का मतलब यही है कि क्या बोला है इसने, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, देखो प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या ले लो, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख सकता है, और इनका क्रम से कोई मतलब नहीं है। 3 को आप चाहे उधर लिखो गुणा में, भाई आपको पता है 4 3 12 होता है, 3 4 12 होता है, कैसे भी लिखो, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात किसने बताई थी इसके बारे में, कॉल फ्रेडरिक गॉस ने बताया था। वैसे आप जब आगे क्लासों में पढ़ोगे 11वीं 12वीं में, आप सब साइंस मैथ लोग और डिटेल से पढ़ेंगे चीज़ों को, खैर फिलहाल को ये रहने देते हैं। तो ये हो गया आपका ये, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो अभाज्य गुणनखंड करना है, सीधी सी बात है। अगले क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहा है, और दिखाना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल सीधी सी एक्सरसाइज है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी इजी, ठीक है। अब हम एक एक सवाल देखते हैं ना, ठीक है। पास में 140 है, ठीक है। अब देखो 140 है, आप ऐसे कर सकते हो, और उसको लिखना कैसे है, देखो 140 है, 2 का भाग दिया बेटा, तो 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 70 बार जाएगा, है ना। भाग दे के देख लो आप, 2 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा बेटा, 35 बार जाएगा। और 35 में किसका भाग जा रहा, लगाओ दिमाग। अभी हमको चेक करना पड़ेगा भाग दे, क्योंकि वैसे डायरेक्ट पता नहीं होता किसी को भी। 5 का भाग दो चाहे 7 का भाग दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। 5 7 35, ठीक है, और 7 से कम 7। अच्छा ठीक है, तो इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ 140 को लिख सकता हूँ बेटा मैं 2 × 5 × 7 लिख सकता हूँ ना। और इसी बात को थोड़ी अच्छी तरीके से, जो 10वीं क्लास के लेवल की है, मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, क्योंकि बेटा 2 की घात 2 ये रही, ठीक है। और बेटा 5 की घात 1 और 7 की घात 1, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 की घात 2, 5 की घात 1, 2 7 की घात 1, 140 को मैंने लिख दिया। ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो गया, ठीक है। हमने ऐसे लिख दिया। अगले वाला 156 भी ऐसे कैसे ही है। अब हम चलते हैं 38 25 पर, ठीक है। हम चलते हैं 38 25 पर, भाई हमारा 38 25 है, ठीक है, बड़ी 38 25 है, कोई बात नहीं। अब भाग तो हमको देना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। थोड़ी बहुत भाजकता का नियम हमको पता होने चाहिए। अब सीधी इस बात से 5 का भाग आराम से जाएगा, 3 का देख लेते हैं। देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 8 18, तो 18 में 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा, तो 3 एकम 3। अच्छा ठीक है, फिर 3 दूनी के 6, इसमें से 2 शेषफल बचा 8 में से, वो 22 हो गया।
और 22 में 3 7 21 और ये 3 5 15, 12 पे 76। अब फिर से दिमाग लगाओ, 7 और 5 12 है ना, 12 और 3 15, तो 3 का भाग फिर से इसमें जाएगा बेटा, ठीक है। 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 और 3 दूरी के 6 और 3 पंजे 15। अब देखते हैं, 5 और 4 9 और 2 11 होते हैं, तो बेटा यहाँ पे तो 3 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम 5 का दे सकते हैं, क्यों 5 का जा रहा है, क्योंकि पीछे को 5 है इसलिए, ठीक है। तो 5, तो 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं, 42 में देंगे। 5 अट्ठे 40 और 2 शेष पर बचेंगे, 5 5 25। अब 5 का भाग फिर से दे सकते हैं इसमें, तो 17 पंजे 85 होते हैं, तो हमने इसको ऐसे दे लिया, ठीक है। अब और तो कोई भाग जाएगा नहीं, बिकॉज 17 का 17 में ही जाएगा। सो दैट 17 का भाग 17 में, ये सॉरी एक बार गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये एक बार गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई 38 200 सॉरी 38 25 है ना, इसको हमने बेटा कैसे लिख दिया। देखो 3 कितनी बार था, 2 बार था, ठीक है। 3 कितनी बार था बेटा, 2 बार था, तो 3 की घात तो 2 हो गई बेटा, ठीक है। और 5 कितनी बार था, 2 बार था, तो ये 5 की घात भी 2 हो गई, और गुणा बेटा ये 17। तो ये आपका आंसर हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इस 5005 को देख लेते हैं अगले वाले भाई को, ठीक है। 5005 को देख लेते हैं कि 5005 क्या कह रहा है। कितनी कमाल की बात है, 5005 अभी तो 2021 चल रहा है, पता नहीं कब आएगा, ठीक। इसको करते हैं आप चाहे तो रफ में पीछे को करके सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको जब एग्जाम में करोगे बेटा तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 5 का ही दे सकते हैं हम, तो 5 एक बार गया और 2 0 ऐसे कैसे, और ये 1, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, अब किसका भाग जा रहा है, लगाओ दिमाग इसी ये है ना, 1001 में कुछ है आइडिया इसमें, अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा। तो इसमें अब 3 का भाग जाएगा नहीं, 4 का पॉसिबल नहीं है, 5 का तो वैसे नहीं जाता, 6 का भी पॉसिबल नहीं बेटा, फिर 7 का हम दे सकते हैं। देखते हैं 7 का क्या हाल है। 7 एकम 7, फिर 3 बचते हैं, फिर बेटा 7 चौके आपके पास में 28 बचते हैं, और फिर 7 3 के 21 हो गए, यानी 143 बार भाग जाएगा। अब इस 143 भाग किसका जाएगा भाई, ये बुद्धि लगाओ। 4 3 7 8 2 3 4 5 6 7 का तो जाएगा नहीं, 9 का नहीं जाएगा, 10 का पॉसिबल नहीं है, तो इसमें फिर 11 का देख लेते हैं, ठीक है। 11 एकम 11, फिर बेटा यहाँ पे 3 बचते हैं, तो 11 3 का 33। अब 13 बार जा चुका है, अब 13 में बेटा भाग किसका जाएगा, 13 में 13 का एक बार जाएगा। इसका मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 5005 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, आप साथ साथ लिखते चलो। 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1 बेटा, और 13 की घात 1 हम इसको लिख सकते हैं। आप कॉपी में लिखना शुरू कर दो इन चीज़ों को, ठीक है। और किताब मैंने डाउनलोड करना पहले बता दिया, एनसीईआरटी किताब कैसे डाउनलोड करनी है, उस वीडियो को देख लीजिए आप, और पिछली वीडियो और देख लेना अच्छी के लिए। अब हमारा लास्ट रहा है 74 29 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 74 29, ठीक। अब 74 29 का करना है तो भैया खींचो लाइन फिर से, ठीक है। अब इसमें आपको भाग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 13 का नहीं जा रहा, 13 का 39, यानी 13 का भाग यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे बेटा भाग 1 ही जा रहा है जो लग रहा है 17 का भाग, ठीक है। और 17 का भाग यहाँ पे बेटा जाएगा आपके 437 बार। कितनी बार जाएगा बेटा, चूँकि 17 चक्को 68 होते हैं ना, तो 437 बार जाएगा आपका भाग, ठीक है। और 17 7 119 पीछे को है, और 17 51 बीच में बच रहा है, ठीक है। अब 143 भाग आप किसका दोगे बेटा, इसका बेटा 19 का भाग जाएगा, किसका जाएगा बेटा, 19 का जाएगा, ठीक है। 19 का कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, तो बचे तो 19 ये पूरे हो गए, ठीक है। 23 बार, अब 23 में बेटा 23 का ही जाता है। तो मुझे बताओ आप 74 और 29 इसको बेटा हम कैसे लिखे थे, ये रहा हमारा, ठीक है। 17 की घात बेटा 1 गुना 19 की घात 1, और E23 रहा आपका 1, ठीक है। तो ऐसे हमने लिख दिया। तो ये आपका पहला सवाल तो ओवर हो चुका है, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इस वाले क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 पर। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि मैं आपसे जैसे देखो संख्या 4n पर विचार करना है ना। अब जैसे आपके पास में बेटा 4n है, ठीक है, ये मैंने 4n ले लिया, ठीक है, 4n है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई मैं इस n की जगह क्या रखूँ कि ये 0 पे समाप्त हो। जैसे मान लो, जैसे आपके पास में कुछ भी ले लो, जैसे ऐसा कुछ है नहीं वैसे, कि जैसे मतलब ये जैसे 2 की घात में क्या है, 2 रखता हूँ, जैसे फिर 4 की घात में n की जगह देखो n है ना, इसकी जगह में क्या रख देता हूँ, यहाँ मैं 2 रख देता हूँ, बेटा 16 होता है, ठीक है।
4 की घात में n की जगह 3 रख देता हूँ तो ये बेटा ये कितना होता है 64 होता है। ऐसे ही क्या इस n का मान है ना, जो n ऊपर लिखा हुआ है ना इसने, इस n का कोई भी ऐसा मान है क्या जो मतलब आपके इस 4 को, जैसे 64 आया ना वैसे कुछ ऐसा आए जिसके पीछे जीरो हो, जैसे मान लो 640 है, ऐसा कुछ आ जाए क्या, पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो भी संख्या जीरो पर समाप्त होगी, जैसे 40 है, 50 है ना, 10,000 है, 640 कुछ भी है, जो भी संख्या जीरो पे समाप्त होगी उसमें ये तो पक्का है कि 2 का भाग भी जाएगा और 5 का जाएगा। पर 2 का तो चूंकि 8 में भी जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा जरूर नहीं है। तो हम क्या 5 के गुणनखंड देते हैं, यदि 5 का भाग जा रहा होगा तो उसमें 5 जरूर आएगा, ठीक है, फिर 5 का भाग जरूर जाएगा। परंतु हम 4 की घात n है ना, इसमें हम कुछ भी रख ले 5 का भाग कभी नहीं जाएगा इसमें। 4 की घात 2 रखते हैं तो ई ससुरा क्या मिलता है हमको 16, 16 में नहीं जाएगा। 4 की घात 3 रखते हैं बेटा तो 64 मिलता है, ई ससुरे में बिल्कुल नहीं जाएगा। आप 4 की घात कुछ भी रख के देख लो, ये कभी भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसमें 5 का भाग जा रहा हो या जीरो आ रहा हो। तो सीधी सी बात हम क्या कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। 4 की घात n है, अब 4 की घात n है ना, इसमें जीरो लाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है ऑप्शन हमारे पास, कुछ भी रख के देख लो हम, ठीक है, सब रख के देख ले, कुछ भी ऐसा मान नहीं है, क्योंकि 5 का भाग जाना जरूरी है और 5 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि जीरो आएगा भी नहीं इसमें। इसलिए 4n के लिए ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है जो जीरो पर समाप्त होता हो, बिल्कुल कोई भी मान संभव नहीं है। इस बात को हम लिख देंगे, और जो लिखा हुआ है ना ऊपर उसका मतलब यही है सारा, ठीक है। अब HCF और LCM के बारे में कुछ और चीज़ें भी हम जान लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो ध्यान रखना, HCF में कॉमन गुणनखंड की न्यूनतम घातें लेनी होती है, मतलब केवल कॉमन गुणनखंड ही लेने पड़ते हैं। और LCM में क्या है, कॉमन वॉमन गया तेल लेने, हमको सब लेने होते हैं। अब आज गुणनखंड जितने भी आए हैं ना हमारे पास, उनका गुणनफल लिखो आप और उसकी मैक्सिमम घाते वाले ले लो। देख कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे कहूँ जैसे कि मान लो कि आपके पास में है ये 10 है मान लो, ठीक है, आपके पास बेटा एक तो 10 है और एक जैसे आपके पास मान लो ये 2 है, ठीक है, 2 है और 10 है। तो मैं इसके गुणनखंड क्या करूँगा, लगाओ दिमाग, इसके गुणनखंड करूँगा 2 की घात 1, 5 की घात 1, ठीक, और 2 की घात 1। तो मुझे जब यदि HCF चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा HCF, तो केवल कॉमन फैक्टर लूँगा। कॉमन कौन है बेटा, 2 कॉमन है बस और कोई भी नहीं है। और इसकी अधिकतम घात क्या है, अधिकतम 1 है, तो ये 1 हो गया, तो ये 2 HCF हो गया। LCM की बात करूँ बेटा तो LCM में क्या है, गुणनखंड कितने मेरे पास में, एक तो 2 भी गुणनखंड आया है यहाँ पे, ठीक है, एक तो 10 और 2 में 2 भी गुणनखंड आया है और इसमें 5 भी गुणनखंड आया है। इसकी ससुरे की मैक्सिमम लेनी है, तो मैक्सिमम तो कुछ है नहीं, वो भी एक ही है, तो 2 पंजे कितने हो गए बेटा, ये 10 हो गए आपके पास में। और कुछ लेकर देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास में, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में बेटा एक तो 24 है, कौन है बेटा मेरे पास में 24 है, और 24 है, और मेरे पास में जैसे ये 4 है, ठीक है, 4 भी है, जैसे मेरे पास में 24 है और एक मेरे पास में 4 है। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी के 4, 4 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दिए के 24, ठीक है, यानी बेटा 2 की घात तो कितनी 3, ठीक है, और 3 तो 3 ही, ओके। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, अच्छा, और 1 की घात 1 मान सकता हूँ। अब मुझे यदि HCF पूछा है, मुझे क्या पूछा है, HCF पूछा है, तो क्या बोला, कॉमन फैक्टर की न्यूनतम घात। कॉमन फैक्टर ढूंढो पहले, है ना, कॉमन फैक्टर ढूंढो पहले। तो कॉमन फैक्टर कौन है इसमें, कॉमन कौन कौन आ रहा है, देखो एक तो 2 ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी है ऊपर वाले में, नीचे में भी है, तो ये लो भाई 2 है, ऊपर भी है नीचे भी है। कम से कम घात कितनी है इसकी, कम से कम घात वो क्या है, 2 की घात 2 है, तो ये भाई खत्म, तो आंसर हो गया 4 है। LCM की बात करें बेटा तो LCM में क्या है, सबके सब देखो सब लेने हैं LCM में हमको। कौन कौन गुणनखंड है यहाँ पे, तो 2 भी है इसमें, 3 भी आया हुआ है, और तो कोई है नहीं, देखो 2 और 3 है, और तो कुछ यहाँ पूरा है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो 2 की घात देखो मैक्सिमम, LCM में मैक्सिमम घातें लेनी है और ऊपर वाले में कम, तो 2 की मैक्सिमम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, तो बेटा 3 है, और 3 की अधिकतम कितनी है, 1 है, तो इसको काउंट कर लो आप, 2 दूनों के 4, 4 दूनों के 8, 8 दिए 24, आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे नंबर के सवाल पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, एक तो हमारे पास बेटा 26 है और एक हमारे पास बेटा क्या है, ये 91 है, ठीक है, एक हमारे पास 91 है। अच्छा ठीक है, 26 से 91 है, तो आपको एग्जाम ऐसे ही करना है, ठीक है, 2 का भाग दोगे 13 बार, ठीक, 13 का दिया बेटा आपने 1 बार, 2 का इसमें जाएगा नहीं तो इसमें 13 का देंगे, 13 7 91 और 7 का 1 बार। तो मुझे बता बेटा 26 तो क्या हो गया, 2 की घात कौन, 2 की घात 1, 13 की घात भी बेटा 1, और यहाँ पे क्या हुआ
91 का हुआ बेटा 13 की घात 1 और 7 की घात 1। अब मुझे ये बताओ आप तो कि HCF कौन होगा, HCF कौन होगा। HCF हम किसको लेते हैं, कॉमन वाले को। कॉमन कौन है बेटा, ये 13 है, कॉमन 13 है। और इसकी न्यूनतम घात याद रखना, HCF में न्यूनतम घातें लेते हैं तो कौन है न्यूनतम घात, इसमें एक ही है 13 घात 1, ठीक है भाई। और कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो एक मान लो, छोड़ो उसको। 13 एकम 13 आपका क्या हो गया बेटा, HCF हो गया। अब LCM की बात करें तो LCM हम क्या लेते हैं, जो कॉमन है वो भी, जो नहीं है वो भी, सब लेते हैं, सबके सब। तो 26 और 91 में कौन कौन आया था हमारे पास, एक तो 2 आया था इसमें, एक इसमें बेटा 13 भी आया था, और एक बेटा इसमें 7 भी हमारे पास आया था, ठीक है। तो मुझे बताओ, दो की देखो एलसीएम में अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। 13 का अधिकतम घात 1 है, 7 की अधिकतम 1 है, ठीक है। तो 23 7 91 और 90 90 9 दूनी 180 100, ये टोटल कितने हो गए आपके, 182 हो गए, ठीक है। ये आपके 182 हो गए। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि भाई, ये सिद्ध करना है हमको कि HCF LCM बराबर A गुणा B, ठीक है। तो संख्याओं का HCF हमारे पास क्या आया था बेटा, ये हमारे पास आया था HCF इसका 13, ठीक है। और LCM कितना आया था बेटा, 182, ठीक है। और संख्या क्या है हमारे पास में, एक तो बेटा 26 है, ठीक है, 26 है। और संख्या हमारे पास दूसरी क्या है, 91 है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करो। अब बेटा देखो 13 गुणा 182 तो आपकी क्या होगा बेटा, 23 और ये 66, ठीक है। और इसको गुणा करोगे तब भी क्या आएगा बेटा, 23 66। तो सीधी सी बात हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। बस ये हमको सिद्ध करना था। बाकी अगला भी ऐसा ही है और 336 वाला भी ऐसा ही। मैं आपको 336 वाला बता देता हूँ, आप इसको होमवर्क में लिख सकते हैं। अब देखते हैं 510 और 92 का, ठीक है। तो ये 2 का भाग देंगे हम, तो भैया 2 दूनी के 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 255, ठीक है। इसके 5 और 5 10 और 2 12, तो इसमें हम 3 का भाग देंगे, तो 3 8 24 और 3 पंजे 15, ठीक है। 5 का देंगे तो 17 पंजे 85 और बेटा 17 का देंगे तो इसमें क्या जाएगा, एक बार जाएगा। यानी कि 510 तो आपके क्या हो गया बेटा, 2 की घात 1, 3 की घात बेटा 1 और 5 की घात 1 और 17 की घात 1। अच्छा ठीक है। 92 की बात करें तो 92 का क्या होगा बेटा, 2 का देते हैं तो 2 चौके 8 और 2 6 12, 46 दूनी 92, ठीक है। 2 का तो ये 23 दूनी के 46, ठीक है। तो 23 का और ये एक बार, ठीक। तो 92 का बेटा क्या हो गया, 92 का आपके पास हो गया 2 की घात 2 और 23 की घात 1। अब मुझे बताओ आप तो, HCF पहली चीज हमारा, HCF कौन होगा, HCF हम क्या लेते हैं, HCF में कॉमन गुणनखंड जो होते हैं उनको ले लेते हैं, उनकी न्यूनतम घात लेते हैं ना। तो कॉमन गुणनखंड मतलब क्या हुआ भाई, कॉमन गुणनखंड मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कॉमन गुणनखंड केवल 2 आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ठीक है। और इसकी कम से कम घात कितनी है बेटा, एक ही है, एक बार तो कॉमन आ रहा है ना ये। तो HCF हमारा बेटा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2, ठीक है। तो HCF हमारा हो गया बेटा 2। अब LCM की बात करें हम, किसकी, LCM की। LCM में सब लेने हैं, एक तो यहाँ पे 2 आ रहा है हमारे, एक यहाँ पे 3 भी आ रहा है, एक यहाँ 5 भी आ रहा है, एक यहाँ 17 भी आ रहा है, एक यहाँ 23 भी आ रहा है। इनकी अधिकतम घातें लेनी है। तो बेटा 2 की अधिकतम घात कितनी आई है, 2 आई है, ठीक है। ये वाली घात आई है 2, है ना। 3 की अधिकतम बेटा 1 आई है, 5 की अधिकतम 1, 17 की भी 1 और 23 की भी 1। इनको जब बेटा गुणा करोगे ना आप, इनको जब आप गुणा करोगे तो ये बेटा आपके आएगा 23 460, ठीक है, 23 460। अब हमको सिद्ध बेटा क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि HCF गुणा LCM बराबर संख्या गुणा कर दो, बस आए। तो HCF हमारा कौन आया था बेटा, HCF कौन आया था हमारा, HCF हमारा था बेटा 2 आया था। और LCM बेटा कौन आया था हमारे पास में, 23 4 6 0, ठीक है। और संख्या हमारी कौन कौन थी, ये संख्या कौन सी, कोई मान लो आप, 510 मान लो, ये लो 510 मान लो बेटा, और 92 मान ली, ठीक है। तो 510 गुणा आप 92 करोगे ना बेटा, तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको बेटा मिलेगा 46 920 मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों को भाइयों गुणा करोगे तब भी बेटा क्या मिलेगा, 46 200, ये 46 920, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सही मतलब सिद्ध हो गया। देख लेते बेटा 336 और
54 का। ठीक है, एक काम कर लो आप, एक को आप ए मान लो, एक को बी मान लो। ठीक है, अब देखो 336 के गुणनखंड। ठीक है, 336 के गुणनखंड, आप अब मैंने गुणनखंड करना सिखा दिया, अब आप आराम से निकाल सकते हैं। 336 के गुणनखंड बेटा होंगे 2 दूनी के 4, ये 2, और ये आपका फिर से बेटा 2, फिर से बेटा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, यानी कि बेटा 2 की घात तो कितना 4, और 3 की घात 1, और 7 की घात भी बेटा 1, ये आपका गुणनखंड हो गया। बात करें 54 की यानी 54 की, तो 54 का बेटा क्या होगा, ये होगा आपके 2 एकम 2 और 3 की घात 3। ठीक है, अब बताओ एच सी एफ चाहिए मेरे को, तो चलो एक बार एच सी एफ निकाल लेते हैं। ये एच सी एफ चाहिए मेरे को तो। ठीक है, एच सी एफ में कौन जो कॉमन है केवल, अब भैया कॉमन कौन है जरा बताओ मुझे, केवल 2 कॉमन है। अब सर 2 कॉमन है, पर 2 की कम से कम घातें लेनी है बेटा, है ना, 2 की बेटा कम से कम घातें लेनी है। कॉमन एक 3 भी है यहाँ पे, 3 यहाँ भी है, देखो 3 ऊपर भी है, तो ये 2 की कम से कम घात क्या 1, 3 की कम से कम 1, तो भैया सीधी सी बात है, आंसर क्या हुआ 6 हुआ। अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम थोड़ा भैया तगड़ा वाला होता है ना, तो एलसीएम में क्या लेना हमको, जो कॉमन है वो भी, वो नहीं है जो भी। ठीक है, तो मुझे बताओ आप, एक तो यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे बेटा 3 आया है, और एक यहाँ पे बेटा कौन आया है 7 आया है। अब एलसीएम अधिकतम घातें लेने, तो 2 की अधिकतम घात क्या है मुझे बताओ, 2 की अधिकतम घात बेटा ये रही 2 की घात 4। ठीक है, तो 2 की घात 4 तो ये ससुरी हो गई, और 3 की अधिकतम घात बेटा, 3 की अधिकतम घात क्या जल्दी बताओ, 3 की घात 3 है ना अधिकतम घात तो भाई, तो ये हमारा हो गया 3, और 7 का अधिकतम 1 ही है। आप इनको गुणा कर लीजिए, क्यों गुणा करना आप अच्छे से जानते हैं, मुझसे भी तगड़ा जानते होंगे हो सकता है। ठीक, तो ये आपका क्या मिला, आपने जब इनको गुणा किया तब ये बेटा आपको आ गया 3024। ठीक है, 3024। अब हमको काहे सिद्ध करना था, हमको सिद्ध करना था कि भैया ए गुणा बी है ना, संख्या गुणा दूसरी कर दो, तो हमको एच सी एफ और जो गुणा एल सी एम है ना, उनके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ए संख्या कौन मानी थी हमने बेटा, हमने इसको माना था बेटा 336 माना था बाबू, और बी कौन थी हमारी 54 थी। अच्छा ठीक है, एलसीएम कौन आया था हमारे पास बेटा 6 आया था, एचसीएफ कौन आया था बेटा 3024 आया था। काहे गुणा करबे पे आए, 336 गुणा आपने जब 54 किया ना बेटा, तो ये आपको मिलेगा 18144। कितना है बेटा 18144, और इसमें बेटा क्या आएगा 18144 ही आएगा, आंख मूंद के लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल भी हमारा हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया, फिर भी देख लेते हैं हम। पहला कौन है बेटा 12 है। ठीक है, पहला कौन है बेटा 12 है, 15 है और 21 है। छोटे छोटे सवाल आते हैं एग्जाम में, ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, 12 का आप क्या लिखोगे, 2 दूनी के 4 और 4 तिया के 12। ठीक है, 15 क्या लिखोगे आप, 5 तिया का 15। 21 के क्या लिखोगे बेटा, 7 तिया के 21। यानी कि असली भाषा में बात करूँ तो 2 की घात बेटा 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 3 की घात भी बेटा 1, 7 की घात 1 और 3 की घात बेटा 1। अच्छा ठीक है, एच सी एफ निकालना पहली बात, तो एच सी एफ में क्या लेते हैं बेटा, ओनली कॉमन। ठीक है, घातें, और एच सी एफ में क्या लेते हैं बेटा, न्यूनतम लेते हैं, कम से कम। ठीक है, तो लगाओ दिमाग, क्या होगा इसका मतलब, कॉमन ढूंढो पहले, तो कॉमन कौन है बेटा, यहाँ कॉमन पे आओ। ठीक है, कॉमन, कॉमन यहाँ केवल 3 है, केवल कौन है बेटा 3 है, और उसकी घात भी कम से कम लेनी है, तो 3 की घात 1 लेंगे, यानी आंसर इज 3। अब बेटा करें एलसीएम की बात। ठीक है, एलसीएम की बात करें, सभी गुणनखंड क्या लेने बेटा, सभी सभी गुणनखंड लेने अपन को, क्या लेने गुणनखंड लेने हैं कि अधिकतम घात लेनी है, क्या लेनी है बेटा अधिकतम घात लेनी है। अच्छा ठीक है, ये तो हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ये लो भाई, सभी गुणनखंड कौन कौन, देखो बेटा एक तो इसमें 2 आया है, एक इसमें 2 आया है, एक इसमें 3 भी आया है, देखो 2 भी आया है, 3 भी आया है, 5 भी आया है, 7 भी आया है। तो 2 भी आया, 3 भी आया, 5 भी आया है और बेटा 7 भी आया है। इनकी अधिकतम घातें क्या है, 2 की अधिकतम बेटा कितनी दिख रही है बताओ मुझे, आप ऊपर बताओ। ये देखो 2 की घात 2 ही दिख रही है, तो ये 2 की घात 2
और 3 की घात बेटा 1 है अधिकतम, 5 की भी 1 है बेटा, 7 की भी 1 है। इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं बेटा, गुणा कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इनको गुणा कर लेते हैं। तो ये बेटा आपके आएंगे 420। कितने आएंगे बेटा, 420 आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 17, 23, 29। 17 है, 23 है और ये बेटा 29 है। अभी तो आपको भी पता है 17 एकम और 17, 23 एकम बेटा एक ही होता है और 29 एकम बेटा ये 29। ऐसे तो हो गए, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बची नहीं रहा इसका तो। ठीक है, तो सीधा मतलब समझ आ गया कि कॉमन कौन है बेटा इसमें। यदि एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ निकालूं बेटा, तो एचसीएफ कौन होगा हमें बताओ। कॉमन कौन आ रहा है, केवल बेटा एक आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं होता तो हम एक को कॉमन मान लेते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हाँ एलसीएम की बात करें बेटा, ठीक है, एलसीएम की बात करें तो जो जो आए सब लेने। एक तो बेटा इसमें 17 आया है, एक इसमें बेटा 23 भी आया है, एक इसमें बेटा 29 भी आया है और एक इसमें एक हमने माना है। ठीक है, अब इनकी अधिकतम घात क्या है, अरे भैया एक एक घात है सबकी, क्या करेंगे, ये लो भैया एक एक लगा दी। ठीक है, इन सबको गुणा कर दो। ठीक है, तो 17 गुणा 23 गुणा 29 करेंगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको बेटा मिलेगा 11,339। ठीक है, गुणा करने में टाइम लगती है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं गुणा को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या बोल रहा है। व्याख्या करनी है कि ये जो संख्या दे रखी है ना, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7, ये जो है ना जो भी संख्या दे रखी है, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है ना, ये भाज्य संख्याएं हैं और ये क्यों है, इस बात को हमको बताना है। अच्छा बेटा, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, मुझे ये बताओ जरा। भाज्य संख्या हम उसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें खुद के अलावा, जिसमें खुद मतलब सेल्फ, खुद के अलावा, एक के अलावा किसी और का भाग जाता हो। अच्छा लगाओ दिमाग बेटा, 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है बेटा, और प्लस में ये 13। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसमें बेटा क्या बैठता है इसका, पहले गुणा करके देख लो। ठीक है, तो बेटा देखो 11 गुणा 7, ये तो बेटा 77 रहा आपके। ठीक है, और 77 गुणा आपका बेटा 13। ठीक, ये कितना हो गया आपके पास में बेटा, 1463 हो गया। कितना हो गया बेटा, 1463 हो गया। एक संख्या तो आपके पास में ये रही, दूसरी संख्या आपके पास में है 7 6 संख्या 42। ठीक है, तो 42 गुणा ये 5 चौके 20। ठीक है, और 3 दूनी के 6 और प्लस 5। अब दिमाग लगाओ, 42 गुणा 20 गुणा ये 6। ठीक है, और बेटा ये 5 और इसमें जोड़ने तो 500 क्या हो गई, 5045 हो गई। ये कितनी हो गई बेटा, 5045। अब क्या कह रहा है, ये भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये भाज्य संख्या कैसे, मैं बताता हूँ। 1463 में 1463 है बेटा, इसमें भाग किसका जा रहा है, एक तो बेटा 1463 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, जा रहा है ना, जा रहा है, और एक का भाग जा रहा है, तो खुद के अलावा खुद है और एक का भी जा रहा है, इसके अलावा किसी और का भी भाग जा रहा है बेटा। देखो किस किस का जा रहा था, एक 11 का जा रहा था, इसका जा रहा 7 का जा रहा था, 11 13 का जा रहा था। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई हमको गुणा 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 खंड पूरक, ये जो, तो हम कह सकते हैं कि इसको पूरा करने पर संख्या को क्या मिला, हमको 1463 मिला। अब चूंकि हम लिखेंगे इस बात को, चूंकि 1463 खुद 1463 और एक के अलावा और चीज़ों से भी भाज्य हो रही है, और संख्याओं से भाज्य हो रही है, जैसे 7 11 13 से भाज्य हो रही है, इसलिए संख्या जो है क्या है, भाज्य संख्या है। इसका वही हाल है भाई, आपके पास 50 45 यानी 5045 है। अब 5045 में खुद का 5045 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, इसमें एक का भी जाएगा, वो तो हमको सबको पता है। ठीक है, परंतु इसमें 42 का भाग भी जा रहा है बेटा, 20 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 है, इन सब का जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, भाज्य संख्याएं है। ठीक है, हम इस बात को लिख सकते हैं, जो मैंने ऑडियो बोला है आपको, आपका टाइम खराब ना हो इसलिए मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 है, क्या बोल रहा है, एक खेल का मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। भाई सीधी सी बात है, खेल का मैदान बना हुआ है, कुछ भी, जैसे मान लो ये खेल का मैदान मान लो, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है। अब क्या है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है भाई, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया, देखो 2 बंदे हैं, एक तो बेटा कौन है, सोनिया है। ठीक है, एक तो बेटा कौन है, सोनिया है, एक तो सोनिया है। तो सोनिया को बेटा कितने मिनट लगे हुए हैं, 18 मिनट लगे हुए हैं। ठीक है भाई,
जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट है। अब ये भैया ये रवि आ गया, ठीक है, ये ले भाई रवि भाई, दोनों भाई बहन दौड़ रहे हैं। तो रवि को बेटा कितने मिनट लग रहे हैं यहाँ पे आपके पास में? 12 मिनट लग रहे हैं। अच्छा फिर क्या बोल रहा है ये, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ से चलना शुरू किए दोनों, यहाँ से चलना शुरू किए दोनों, ठीक है, चक्कर लगाना ऐसे शुरू किया, ठीक है, दोनों साथ साथ चक्कर लगाना शुरू किए, तो एक दिशा में और एक दिशा में चल रहे हैं, कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे? तो एक बात आपको पता है, क्या पता है, एक आगे चलेगा एक पीछे चलेगा, धीरे धीरे पीछे वाले जो पीछे वाले आगे वाले है वो पीछे वाला को कैप्चर करता चलेगा ना, ऐसे घूमते चलेंगे। अब ये दोनों एक स्थान पे मिलेंगे, इसका मतलब क्या है? देखो भाई एक बात बताओ, 18 है 12 है, ठीक है, तो मैं 18 का पहाड़ा देखता हूँ, दिमाग लगाओ, देखो यहाँ ले, ठीक है, 18 है तो 18 एकम 18, 18 दूनी के 36, ठीक है, 18 3 54, ठीक है भाई। 12 का लिखूँ भैया तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 3 के 36। तो मुझे क्या हुआ, बट बताओ मुझे कहाँ जाके मिल रहे दोनों आपस में? 36 पे जाके मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो हमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो गया बेटा इसका? 36 हो गया। तो सीधी सी बात है 36 मिनट बाद में ये भैया आपस में क्या है, उसी स्थान पे मिलेंगे जहां से दोनों ने बेटा ये चलना शुरू किया था, ठीक है। तो ये सवाल आपका ओवर। तो हमने सारी की सारी प्रश्नावली पढ़ ली है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।